वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का हम सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी शुरू कर चुके हैं। फर्स्ट हम उसका पार्ट देख चुके हैं जहां पर हमने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं, उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो इस चीज को डिस्कस कर लिया था। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज हम कौन कौन से कंटेंट या कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उसको देख लेते हैं। फर्स्ट होगा आपका हिस्टोरिकल चेंजेस। इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में काम करना शुरू किया, उसके बाद उसका शिफ्ट गया सेकेंडरी के अंदर, देन वो टर्सरी में गया। तो वो जो हिस्टोरिकल चेंज था वन सेक्टर टू अनदर वन, तो उस चेंज को हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर एंड द एम्प्लॉयमेंट। जो टर्सरी सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है वो टर्सरी सेक्टर में कैसे मिलती है, या किस तरीके से गवर्नमेंट या आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हम जो टॉपिक है, ये दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो के अंदर। सो बी अटेंटिव व्हाइल अटेंडिंग द क्लास। So first of all, we will discuss about the historical change in sectors. स्टूडेंट, अगर नॉर्मली बात करते हैं, आप सबके पास तीन सेक्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर ह्यूमन बीइंग जब अर्ली लाइफ, आप कह सकते हो अर्ली सेटलमेंट शुरू करता है या एक इनिशियल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करना शुरू करता है, तो वो सब कुछ प्राइमरी सेक्टर में जाता है। कुछ समय के बाद सेकेंडरी सेक्टर जो है, मीन्स जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से आप कह सकते हो पीपल जो है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब जब प्राइमरी सेक्टर अपनी पीक पे पहुंच जाता है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर स्टार्ट हुआ था। तो धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर भी इस तरीके से अपनी पीक पे पहुंच गया, मीन्स अपनी तरफ से पूरी डेवलपमेंट कर ली। देन हम कहाँ पर गए, टर्सरी सेक्टर में गए। तो अगर नॉर्मली बात करते हैं, जब ह्यूमन बीइंग, अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ, जब ह्यूमन बीइंग ने एज ए सेटल्ड लाइफ बितानी शुरू की, तो सबसे पहले उसने नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करना शुरू किया और अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना शुरू किया। सबसे पहली सिचुएशन थी। मीन्स धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, अपने आप को सेटल्ड लाइफ में बिताया, एग्रीकल्चर, अदर एक्टिविटीज, इन सब का यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो प्राइमरी प्रोडक्ट मीन्स नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करके कोई एक नेचुरल प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर रहा था। तो जब ह्यूमन बीइंग ने अपनी सेटलमेंट शुरू की थी, उस सिचुएशन में वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा था। समय बीतता चला गया, प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो अलग अलग चीजें करता चला गया। बट जैसे जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, मीन्स जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बढ़ने लगी, तो जो मैक्सिमम पीपल थे वो उस फील्ड में काम करने लगे। अब पीपल ने क्या किया, उन्होंने नए मेथड्स ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग थे उनको शुरू किया। मीन्स अब वो क्या करने लगे, नेचुरल प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज करने लगे। देन उसके बाद क्या क्या हुआ, उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग मेथड या इंडस्ट्रियल फैक्टर के माध्यम से उसने एक नया फाइनल प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग के नए मेथड आने लगे, वैसे वैसे फैक्ट्री जो थी वो इंक्रीज होने लगी, और मैक्सिमम पीपल जो थे अब वो प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी सेक्टर में जाने लगे। कारण क्या था, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से उनको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी मिलती थी, मीन्स कम पैसा मिलता था। बट सेकेंडरी सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर उनके पास पैसे की जो अपॉर्चुनिटी थी वो इंक्रीज हो गई। तो इसी वजह से क्या हुआ, पीपल जो थे वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट करने लगे। देन स्टूडेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के दोनों सेक्टर जो है वो ग्रोथ कर रहे थे, जिसकी वजह से इन दोनों को अपने बीच में कॉम्बिनेशन क्रिएट करना, अपनी डेवलपमेंट करना, इन सब के लिए उसे थर्ड सेक्टर दैट इज कॉल्ड टर्सरी सेक्टर, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। तो इस तरीके से टर्सरी सेक्टर जो था वो डेवलप होने लगा। और अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, या अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की, तो टर्सरी सेक्टर जो था वो प्राइमरी और सेकेंडरी से ज्यादा फ्रूटफुल हुआ। उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलने लगी। अगर हम पैसे की, आप कह सकते इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो टर्सरी सेक्टर में अधिक होने लगी। तो इस तरीके से जो व्यक्ति पहले प्राइमरी से सेकेंडरी में गए, मीन्स जो एक शिफ्ट हुआ था प्राइमरी से सेकेंडरी में, अब एक शिफ्ट लास्ट 10 to 20 ईयर्स के दौरान में एक नया शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अब व्यक्ति जो है वो टर्सरी सेक्टर में जाने लगे। स्टूडेंट, जिस वक्त अंडर डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं, ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलप नहीं हुई, या मैं इसमें यूरोपियन कंट्रीज की बात कर सकता हूँ, कि जिस वक्त उन्होंने अपनी अर्ली सिविलाइजेशन स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले उन्होंने प्राइमरी सेक्टर में काम करना शुरू किया। समय बीतता चला गया, उसके बाद एक शिफ्ट आया जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गए, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था ये आपका सेकेंडरी सेक्टर था।
ठीक है, वहां पर शिफ्ट आया। फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया, टर्सरी सेक्टर जो था वो इम्पोर्टेंट बनने लगा, इकोनॉमिकल एडवांसमेंट की वजह से भी, इकोनॉमिकल बेनिफिट की वजह से भी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के आधार पे भी। तो इसी वजह से एक शिफ्ट अगेन आया जो कि सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में था। तो इस तरीके से चाहे हम यूरोपियन कंट्री की बात करें या किसी भी ऐसी कंट्री जिसने इनिशियल स्टेज पर अपनी डेवलपमेंट शुरू की है, हर एक देश के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर जिस वक्त आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट या जिस वक्त हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट बनता है और सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट बनता है। तो इस तरीके से सेक्टर्स के बीच में ये हिस्टोरिकल चेंज क्रिएट हुआ। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकल चेंज जो सेक्टर्स है वो कैसे हुआ। तो आप उसमें एग्जांपल दोगे कि जिस वक्त ह्यूमन बीइंग एज ए अर्ली लाइफ या इनिशियल स्टेज पे था, तो उस वक्त वो क्या कर रहा था, वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज था, प्राइमरी सेक्टर में काम करता था। पर समय बीतता चला गया, टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली गई, न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ गई, न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स आ गए, तो पीपल को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और अधिक जो आप कह सकते हो पैसे की जो का बेनिफिट जो था उसके आधार पे वो सेकेंडरी सेक्टर में मूव कर गया। इसी तरीके से वो टर्सरी सेक्टर में चला गया। तो इस तरीके की जो चीजें थी वो हमें देखने को मिली। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले, आपकी बुक के अंदर भी ग्राफ है तो उन ग्राफ को स्टडी करते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर। तो अगर मैं आपको यहाँ पर इस ग्राफ की बात करता हूँ, ग्राफ फर्स्ट, जो कि जीडीपी शो कर रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर की। नो डाउट कलर आपके सामने मेंशन है, ग्रीन कलर जो है वो आपको प्राइमरी सेक्टर शो करता है, तो इसी तरीके से येलो एंड अदर थिंग ये आपको कलर मेंशन किए गए हैं। 1970s के अंदर जो कंट्री की इकोनॉमिक थी या जीडीपी थी, उसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो प्राइमरी सेक्टर का था। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था बड़ा माइनर था। आप जैसा कि 19 ग्राफ के अंदर देख रहे हो 1970 के दौरान। अगर मैं इसी कंपैरिजन को 2010 की बात के अंदर बात करता हूँ या 11-12 की बात करता हूँ, तो उस वक्त अगर मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो कंट्रीब्यूशन का ये सिनेरियो ही चेंज हो गया। मींस प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कंट्रीब्यूट करता था 1970 में, पर आज जो था वो टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। मींस 2010, 11, 12 इस दौरान में टर्सरी सेक्टर जो था वो देश की इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा था। ऐसे ही अगर मैं टर्सरी और सेकंड प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं तो उनका कंपैरिजन धीरे धीरे कम था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1970 में जो कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का था, अब वो कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का है। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन जो था वो चेंज हो गया, क्योंकि अभी हमने हिस्टोरिकल चेंज पढ़ा। हिस्टोरिकल चेंज में शो किया गया कि शुरुआत में ह्यूमन बीइंग मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो प्राइमरी सेक्टर में काम करती थी, तो कंट्रीब्यूशन भी उसी के आधार पर था। ठीक है, धीरे धीरे शिफ्ट चलता गया, पीपल जो थे वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट किए गए। तो 2010 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो ह्यूज अमाउंट में है। अब हमें जानना है कि टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कैसे इंक्रीज हुआ, हमें उसके रीजन जानने हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन रीजन की बात करता हूँ, सबसे पहला रीजन, अगर नॉर्मली किसी भी कंट्री की बात करें, वेदर इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, वेदर इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, किसी की बात करते हैं, कुछ बेसिक सर्विसेज होती हैं जैसे कि एजुकेशन, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स, ये सब की सब बड़ी नेसेसरी है। मीन्स हर एक कंट्री को अपनी डेवलपमेंट के लिए इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इवन ऐसा माना जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करे। तो नोट डाउन स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी सर्विसेज जो होती है दे बिलोंग टू टर्सरी सेक्टर। अगर ये डेवलप होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूट्स होती है या प्राइवेट इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूट्स होती है, पर इनके अंदर ये सारे के सारे सेक्टर्स जो टर्सरी के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन यही था कि ड्यू टू प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज, इसकी वजह से टर्सरी सेक्टर जो था वो डेवलप हुआ। सेकेंड थिंग मैं बात करता हूँ, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट होती चली गई। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज या बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती थी, लाइक ट्रेड। अगर मैं ट्रेड की बात करता हूँ, अब प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल बना, सेकेंडरी ने एक फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर किया। अब जो ये सेकेंडरी का प्रोडक्ट था उसे मार्केट में जाके बेचना तो है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा एम तो क्या है, उसे मार्केट में बेचकर प्रॉफिट अर्न करना। तो ट्रेड ऐसे ही वो
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मार्केट के अंदर गए तो ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे उसे स्टोर करके रखा जाए तो स्टोरेज, और मैनी मोर थिंग्स। ये ऐसे इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जो थी वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा सहायक थी, और यही चीजें जो थी वो टर्शियरी सेक्टर इनको प्रोवाइड करता था। तो इस तरीके से जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुई, साइड बाय साइड टर्शियरी सेक्टर भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होता चला गया, ऑटोमेटिक आपका सेक्टर डेवलपमेंट करता चला गया। तो इस तरीके से ये दो रीजन आपके हैं। थर्ड रीजन देख लेते हैं, एज द इनकम लेवल राइज। अब स्टूडेंट ये हम आपकी नॉर्मल लाइफ को लेकर चलते हैं। जैसे ही ह्यूमन बीइंग का, जैसे ही एक इंसान का इनकम लेवल इंक्रीज होता है, तो वो क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज की डिमांड करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो क्या करेगा, शॉपिंग मॉल में जाना शुरू कर देगा शॉपिंग करने के लिए। ऐसे ही वो क्या करेगा, अभी चलो समर वेकेशन आ चुकी है तो चलो किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाया जाए, तो टूरिज्म को बढ़ावा देता है। इसी तरीके से चलो वीकेंड आ चुका है तो चलो आउटिंग कर लेते हैं, किसी आज खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए बाहर चल पड़ते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो जैसे आपका इनकम लेवल इंक्रीज होगा तो सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल दे स्टार्ट डिमांडिंग डिफरेंट सर्विसेज, और वो जो डिफरेंट सर्विसेज हैं दे आर प्रोवाइडेड जस्ट ओनली बाय द टर्शियरी सेक्टर, वो टर्शियरी सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से जैसे ही आपका इनकम लेवल बढ़ेगा तो टर्शियरी सेक्टर भी उसी तरीके से एक्सपेंड होना शुरू कर देगा, उसी तरीके से बढ़ना शुरू कर देगा। तो दिस इज द थर्ड रीजन कि टर्शियरी सेक्टर किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, या टर्शियरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होती जा रही है, या टर्शियरी सेक्टर किस प्रकार से मैक्सिमम पैसा अर्न कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ओवर द पास्ट डिकेड्स आईटी सेक्टर हैज ग्रोन ड्रास्टिकली। मीन्स अगर मैं आईटी सेक्टर की बात करता हूं, उसकी ग्रोथ जो थी वो ह्यूज अमाउंट में थी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, टर्शियरी सेक्टर भी उसी तरीके से बढ़ने लगा। तो दीज आर फोर रीजन जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि टर्शियरी सेक्टर जो था वो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बनता चला गया, एक डेवलप सेक्टर बनता चला गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक तरीके से 5 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है, और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन जाता है, जिसके माध्यम से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। तो आप यहाँ पर इसका ये आंसर लिखो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि टर्शियरी सेक्टर आजकल की दुनिया में, या आप कह सकते हो रिसेंट पीरियड में, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। ये आपको क्लियर हो चुका है। सो नाउ स्टूडेंट, अब हम एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ये ग्राफ जो है वो आपको तीनों सेक्टर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट कितनी प्रोवाइड करता है उसको डिनोट करता है। अगर मैं 1970 की बात करता हूं तो 1970 में प्राइमरी सेक्टर में 74% पीपल काम किया करते थे। अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करता हूं, इट इज जस्ट ओनली 11%, एंड इट इज इन टर्शियरी सेक्टर दैट इज 15%। केवल 15%, 11% एंड 74%। मैं बात कर रहा हूँ 1970 की। तो अगर हम जीडीपी के अंदर के वाले ग्राफ की बात करते हैं तो उस वक्त हमने देखा था कि मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन था 1970 के दौरान में वो प्राइमरी सेक्टर में था। पर जब मैं 2010 की बात करता हूँ तो सिनेरियो टोटली चेंज हो गया था, क्योंकि उस वक्त सिनेरियो में ये बात डिस्कस की गई थी कि जो जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन था वो किसका था, वो था आपका टर्शियरी सेक्टर का। बट अगर मैं इसी शेयर को 2010 में एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे देखता हूँ तो प्राइमरी सेक्टर में 49% पीपल जो है दे आर वर्किंग, एंड इफ यू थिंक अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर में 24% पीपल जो है वो काम करते हैं, एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ टर्शियरी सेक्टर तो 27% पीपल। तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप सब ने देखा था पिछले ग्राफ के अंदर, उस ग्राफ ने आपको डिनोट क्या किया था कि 1970s के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का था। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1970 के अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो प्राइमरी सेक्टर में 74% काम कर रहे थे, नो प्रॉब्लम। बट 2010 का सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो गया था जीडीपी में, क्योंकि जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन केवल टर्शियरी सेक्टर का था, और टर्शियरी सेक्टर के अंदर 27% ही पीपल काम करते हैं। और जो सबसे लोएस्ट आपका सबसे कंट्रीब्यूशन था वो था प्राइमरी सेक्टर का, जो कि प्राइमरी सेक्टर डिनोट करता है 49% को। इसका मतलब क्या है, हमारा ह्यूमन बीइंग जो है उस वो जो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि अगर वो ह्यूमन रिसोर्स टर्शियरी सेक्टर में काम करेगा तो उसकी वजह से जीडीपी जो है वो इंक्रीज होगी। तो इसी चीज को आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूँ इस ग्राफ के आधार पे, पीपल हु आर वर्किंग द प्राइमरी सेक्टर, इट मींस मोर पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर देन रिक्वायर्ड।
मीन्स जो पीपल प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं उन सब के अंदर जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा पीपल काम कर रहे हैं। अगर इनमें से कुछ व्यक्तियों को यहाँ से हटाकर सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में भेज दिया जाए तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन लेवल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस आधार पे इस प्रकार की जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो आपको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाई जाती है। स्टूडेंट 9th क्लास में मैंने आपको दो प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें एक थी आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक थी आपकी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट में एक व्यक्ति जो है वो आपको देखने में तो ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज वर्किंग या आप कह सकते हैं जॉब कर रहा है, पर इन रियल सेंस वो अपने पोटेंशियल के आधार पे अर्न नहीं कर पाता, और उस सिचुएशन को आप डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और उनके आप कह सकते हो उनके पास 8 एकड़ या 10 एकड़ लैंड है और वहां पर 8 पीपल जो है वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए एक परिवार ऐसा है या एक फैमिली ऐसी है जिसके पास 8 या 10 एकड़ लैंड है और उसमें 8 पीपल काम कर रहे हैं। पर हमने क्या किया, हमने कुछ समय के बाद वहां से 3 पीपल्स को निकालकर सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में भेज दिया और वहां पर केवल 5 पीपल काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि प्रोडक्शन लेवल जो था उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। मीन्स प्रोडक्शन लेवल उतना ही था जितना कि 8 पीपल के काम करते वक्त होता है। तो उस सिचुएशन में अगर मैं बात करता हूँ जो 3 पीपल हमने क्या किया, जो कि हमने प्राइमरी सेक्टर से निकाल कर सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में भेजे, वो व्यक्ति क्या थे? दे आर डिसगाइज अनएम्प्लॉयड पर्सन। क्योंकि वो दिखने में तो ऐसा लग रहे थे कि वो काम कर रहे हैं, पर इन रियल सेंस वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पैसा अर्न नहीं कर रहे थे। अब वो व्यक्ति वहां से निकलकर टर्सरी या सेकेंडरी सेक्टर में गए और वहां से उन्होंने क्या किया? अपनी फैमिली इनकम को इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी सेक्टर के अंदर मैक्सिमम पीपल काम करते हैं, और मैं प्राइमरी सेक्टर में भी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंट्री है जहां पर मैक्सिमम पीपल एग्रीकल्चर में काम करते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर में या प्राइमरी सेक्टर में ये ऐसे व्यक्ति जो कि रिक्वायरमेंट की अपेक्षा अधिक व्यक्ति बैठे हुए हैं वहां पर या जॉब कर रहे हैं वहां पर, वो सारे व्यक्ति डिसगाइज अनएम्प्लॉयड पर्सन कहते हैं, उसे हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो इस वजह से जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वहां पर वो काम कर रही है, और यही कारण है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहा है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स जो है एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है किसी भी देश का। मैं आपको यहाँ पर एक जापान के बारे में बता सकता हूँ, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ जापान का। जापान के अंदर नेचुरल रिसोर्स माइनर अमाउंट में है, बहुत ही कम अमाउंट में है, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो कि है भी नहीं वहां पर, ना के बराबर है। पर वो कहता है कि मेरा ह्यूमन बीइंग जो है इट इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। मुझे अपने ह्यूमन बीइंग के ऊपर इतना विश्वास है कि वो सब कुछ जनरेट कर देगा। अगर कभी भी उनको किसी भी प्रकार का रिसोर्स मंगवाना होता है तो वो अदर कंट्रीज से इंपोर्ट कराते हैं, पर उनका ह्यूमन रिसोर्स इतना ज्यादा डेवलप है कि एशिया के अंदर अगर मैं डेवलप्ड कंट्री की बात करता हूं तो वो जापान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जापान के अंदर, और सेकेंड थिंग, जापान के अंदर हर 1 साल या 2 साल के बाद क्या होता है? लगातार किसी ना किसी प्रकार की नेचुरल डिजास्टर आ जाती है। जैसे कि हाल ही में किसी न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन की वजह से वहां पर थोड़ा सा अर्थक्वेक भी आया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। तो जापान ने उसके बावजूद भी केवल अपने ह्यूमन बीइंग के ऊपर विश्वास करते हुए उन सब चीजों को रिकवर कर लिया। तो जापान अपने देश को क्या मानता है? अपने देश के ह्यूमन बीइंग को एक रिसोर्स मानता है, और वो रिसोर्स उसकी डेवलपमेंट में सहायक होता है। तो स्टूडेंट वी आर ऑन सेकंड रैंक अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो हमारे पास कितना बड़ा रिसोर्स है? वो रिसोर्स क्या कर रहा है? केवल वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वो केवल क्या कर रहा है? वो केवल प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है। यही कारण है कि इस वक्त हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। तो स्टूडेंट आई थिंक सो हमें इस चीज को शिफ्ट करना चाहिए। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में हमें एक ह्यूमन रिसोर्स बनना चाहिए, ना कि कोई लाइबिलिटी बननी चाहिए कंट्री के ऊपर। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर एंड प्रोवाइड देम सम इरिगेशनल एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज सो दैट द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, और विद द हेल्प ऑफ इट प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सोल्व अ लिटिल बिट।
मीन्स अगर मैं बात करता हूँ कि शायद क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज या अदर जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करके जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है उसे सोल्व किया जा सके। एक तरीका आपका ये है जो किया जा सकता है। सेकेंडरी, अगर मैं सेकंड बात करता हूँ, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड प्रमोट टूरिज्म विच विल प्रोवाइड मोर इनकम एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट को टूरिज्म की बात आप कह सकते हो, उसको प्रमोट करना चाहिए। हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है जहां पर विभिन्न प्रकार के टूरिस्ट स्पॉट है। अगर मैं टूरिज्म की बात करता हूं तो मैं बहुत सारा जो आने वाले टाइम का जो फ्यूचर अगर मैं बात करता हूं, फ्यूचर में ह्यूज अमाउंट में जो एम्प्लॉयमेंट है वो वहां पर मिल सकती है, और लाखों की संख्या में मीन्स थाउजेंड ऑफ पीपल एवरी ईयर फ्रॉम द अब्रोड दे विल कम इन इंडिया जस्ट ओनली टूरिज्म पर्पज एज ए टूरिस्ट यू कैन से। तो इस तरीके से आते हैं। तो स्टूडेंट ये जो दो मैंने आपको बताया, दीज आर द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जिसके माध्यम से हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। मीन्स पहला क्या है, गवर्नमेंट को प्राइमरी सेक्टर में इन्वेस्ट करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करनी चाहिए। सेकेंडरी मैंने बताया है कि टूरिज्म के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है। तो दीज आर द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। बट स्टूडेंट हमारी गवर्नमेंट ने एक और तरीका जो कि शॉर्ट टर्म माना जाता है वो शुरू किया था, वो किया था 2005 में, दैट इज कॉल्ड नरेगा। नरेगा स्टैंड फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दिस इज कॉल्ड नरेगा 2005। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 5 मार्क्स में भी आता है और आप कह सकते हो 1 और 2 मार्क्स में भी आता है कि नरेगा कब बना, ये सब कुछ चीजें। लास्ट ईयर 8th में भी आपको नरेगा के बारे में, सॉरी 9th क्लास में भी आपको नरेगा के बारे में बताया गया है। तो नरेगा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। According to this policy, according to this, people are granted 100 days employment। जो people है उनको 100 दिन का काम एज ए एम्प्लॉयमेंट के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। और अगर गवर्नमेंट इस चीज को नहीं कर पाती, अगर गवर्नमेंट इस चीज में फेल होती है तो वो उन व्यक्तियों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, नोट डाउन, गवर्नमेंट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अंदर बाद में एक अमेंडमेंट की गई थी कि ऐसे एरिया जो कि ड्रोट प्रोन एरियाज है, जहां पर ड्रोट वगैरह होती है, उस एरिया में 150 डेज की एक्योरमेंट होती है इन एम्प्लॉयमेंट की। तो अगर गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में सफल नहीं होती तो उस सिचुएशन में वो उन व्यक्तियों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट बाद में, अब पहले ये नरेगा था, बाद में इसका नाम MG नरेगा कर दिया गया, मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसका नाम रीनेम करके MG नरेगा कर दिया गया। बट आपको नरेगा भी वर्ड याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन नरेगा के बेस पर आता है। अगर MG नरेगा आएगा वो इट्स अ 1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर यू। इनिशियली जो ये पॉलिसी थी ये 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई थी, बट आज के टाइम में ये 625 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च कर दी गई। नोट डाउन स्टूडेंट, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। इट मींस इट इज स्टार्टेड इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। केवल ये एक रूरल एरिया में स्टार्ट किया गया है। शुरुआत में ये 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट किया गया था। आज इसकी संख्या जो है 625 है। और इसके अंदर ग्राम पंचायत जो होती है वो अपने एरिया के, अपने गांव के अंदर से अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करती है और वो गवर्नमेंट को सेंड करती है, जिसके आधार पे उन्हें 100 डेज जो नरेगा वाला जो जॉब है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से नरेगा जो है इट्स अ शॉर्ट टर्म बेसिस, जो क्योंकि ये जो है ये केवल आपको 35 ईयर्स तक की एज तक जो प्रोवाइड करता है या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करता है। आफ्टर 35 आपको किसी भी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये एक शॉर्ट टर्म बेस है जिसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज की जा सकती है। तो स्टूडेंट आई होप आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को फर्दर, जो कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर या ओनरशिप के आधार पे जो है हमने इसको डिवाइड किया है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है।